Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 27। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये हेल्प करेंगे। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टेइंग इमोशंस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में अगर इमोशंस को जानना है या इमोशंस के बारे में जानकारी लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट या सुटेबल मेथड क्या है? ऑप्शंस क्या है? सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। बच्चों पे एक्सपेरिमेंट तो आप कर नहीं सकते, और इंटरव्यू में क्या है, आप क्वेश्चन पूछोगे बच्चे ढंग से जवाब भी नहीं दे पाएंगे, तो इंटरव्यू भी नहीं। सर्वे, सर्वे में भी आप उनके पेरेंट्स से पूछोगे या आसपास पूछोगे या सर्वे करोगे तो ये भी इतना ठीक नहीं है। ऑब्जर्वेशन मेथड, बच्चों में अगर बच्चों की अगर स्टडी करनी है या बच्चों से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो सिंपल सी सबसे इफेक्टिव और सिंपल मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या करना क्या है, जो बच्चे आपके आसपास हैं उनको सिंपली ऑब्जर्व करना है कि वो खेलते कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं, अचानक से अगर कुछ पॉइंट है तो एक्साइट कैसे होते हैं, या उनको गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्सा कैसे दिखाते हैं। तो ये सभी क्या है? इमोशंस हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर इज एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ। कलर जो है वो इम्पॉर्टेंट डायमेंशन किसका है? एक तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन या एलिमेंट ऑफ डिजाइन या फाइन आर्ट। तो हमने जो डिजाइन पढ़ा है उसमें हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और एलिमेंट्स पढ़े हैं। तो जो कलर है ये हमारा एलिमेंट ऑफ डिजाइन है, डिजाइन का एक तत्व है, ना कि सिद्धांत है। तो कलर जो है, रंग जो है, ये हमारे डिजाइन का एक तत्व है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की बात करें तो हमने 5 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एबीसी ऑफ पोस्टर इज। अगर कोई पोस्टर है उसको कैसे बनाया जाए, उसके उसको हम कहते हैं एबीसी ऑफ पोस्टर। ए का मीनिंग क्या होगा, बी का मीनिंग क्या होगा और सी का मीनिंग क्या होगा? एक तो जो पोस्टर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें जो भी लिखा है वो बोल्ड तरीके से लिखा होना चाहिए। बोल्ड मीन्स बड़े और क्लियर, बड़े और जो हाईलाइटेड अक्षर है उनमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद क्लियर लिखा होना चाहिए, उसमें जो भी लिखा है वो पढ़ने में आना चाहिए, उसका जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। पोस्टर्स मेनली यूज किस लिए होते हैं? जो अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो जो रूरल एरियाज में जो इलिटरेट पीपल हैं या जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जानकारी देने के लिए पोस्टर्स में क्या है, कुछ अवेयरनेस डायग्राम्स बने होते हैं या कुछ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। तो ये जो लिखा है वो कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव लिखा होना चाहिए कि लोग अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं फिर भी वो पोस्टर को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बोल्ड लिखा होना चाहिए, मीन्स हाईलाइटेड अक्षरों में लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो भी उसमें अक्षर बने हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप। जो ड्रामा और स्टोरी टेलिंग जो है बच्चों बच्चों में क्या डेवलप करती है? अगर आप लोग पुराने टाइम्स में या अपने गांव में अगर आप रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो दादी या बाबा लोग हैं वो बच्चों को शाम को बिठा के उनको स्टोरी सुनाना, अपनी कोई भी पुरानी अपने अपने टाइम की कोई भी पुरानी किसी चीज के बारे में बताना, या अपने आसपास के गांव में उनके क्या होता था, कैसे होता था, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। इससे बच्चों को क्या हेल्प होती है? ऑप्शंस क्या है? एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इमेजिनेशन या अटैचमेंट। जब बच्चे को कोई ड्रामा या कोई स्टोरी सुनाई जाती है या किसी चीज के बारे में बताया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा या स्टोरी, तो उनमें इमेजिनेशन जो है वो डेवलप होता है, या किसी चीज को इमेजिन करने की, कल्पना करने की, या किसी चीज के बारे में सोचने का जो तरीका है वो डेवलप होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रेजेंट द एरिया ऑफ डिजाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअली इज नेसेसरी टू हैव। अगर कोई हमको कोई एक एरिया, हमने कोई ऐसे कोई रूम है
इसको हमने डिजाइन किया पूरा, इसमें पूरा रूम को डिजाइन किया, तो उसमें कोई एक एरिया होगी जिसको हम चाहेंगे वो देखने में ज्यादा अच्छी हो, या उसको हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे या इम्पोर्टेंट देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे। जैसे रूम है आपका पूरा, उस पे आपने सब चारों दीवारों पे सिमिलर डेकोरेशन किया है, लेकिन एक जगह पे कहीं पे आपने कोई अच्छा सा पेंटिंग लगा दिया, या आपने एक जगह पे कुछ अच्छा सा कोई आर्टिकल ला के रख दिया, या आपने कोई शो पीस रख दिया, तो वो जो एक एक्स्ट्रा चीज आपने थोड़ा सा हाईलाइट करके रख दी है, तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस क्या हैं? बैलेंस, लाइन, एम्फेसिस या हार्मनी। किसी चीज को विजुअली इंपॉर्टेंट देना या उसको विजुअली हाईलाइट करना, उसको हम कहते हैं एम्फेसिस। तो हमारा यहाँ पे तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें कुछ तो एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, और कुछ तो यहाँ पे प्रिंसिपल है। आपको बताना क्या है, यहाँ पे चार ऑप्शन में एलिमेंट कितने हैं और प्रिंसिपल कितने हैं, सिर्फ आपको नंबर लिखना है। जैसे बैलेंस, लाइन, एम्फेसिस, हार्मनी, ये चारों एलिमेंट हैं या चारों प्रिंसिपल हैं, दो एलिमेंट हैं दो प्रिंसिपल हैं, तीन एलिमेंट है एक प्रिंसिपल है, या तीन प्रिंसिपल है एक एलिमेंट है, जो भी है, ये जो ऑप्शंस हैं आपको नाम नहीं लिखने हैं, सिंपली इनका नंबर बताना है। इसमें एलिमेंट ऑफ डिजाइन कितने हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन कॉज रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन मेल्स। यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो मेल्स में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कॉज करता है, या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ऑप्शंस क्या है? सिट्रस रेड, मेटानिल येलो, लेड क्रोमेट या नन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है मेटानिल येलो। मेटानिल येलो है क्या? ये एक तरीके का डाई है जो येलो कलर लाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो मेटानिल येलो है, इसके ज्यादा यूज से मेल्स में जो है वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज गिवन बाय। जो डेवलपमेंटल टास्क का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? डेवलपमेंटल टास्क, या जो डेवलपमेंट में जो विकास कार्य है, कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो एक प्रोसेस में हो रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है, डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव है, डेवलपमेंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? बेंड्यूरा, हैविंग हर्ट्स, फ्रीमैन या नन। तो जो डेवलपमेंटल टास्क है वो हैविंग हर्ट्स ने दिया है उनको। डेवलपमेंटल टास्क फादर ऑफ डेवलपमेंट, या डेवलपमेंटल टास्क किसने दिया है? तो वो है हैविंग हर्ट्स। हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करिकुलम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी। देखो, अगर हम एजुकेशन की बात करें, एक तो फॉर्मल एजुकेशन होती है, दूसरी नॉन फॉर्मल होती है, तीसरी इनफॉर्मल होती है। तीनों में डिफरेंस क्या है? जो फॉर्मल क्या है, जो स्कूल और कॉलेजेस में जो एजुकेशन दी जाती है उसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जो ट्रेनिंग दी जाती है, मीन्स हमने देखा कुछ लोग हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देना, या जो लोग हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको एजुकेशन देना, ये हमारा हो गया नॉन फॉर्मल। जैसे गांव में है कोई महिला है, या गांव के कई सारे लोग हैं जो किचन गार्डन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनकी जरूरत क्या है? किचन गार्डन। तो उनका जो किचन गार्डन का टॉपिक है उसके लेकर उसके बारे में उनको एजुकेशन देना, ये तो हो गया हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल मीन्स एक्सीडेंटली, अचानक से या एक्सीडेंट के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है, या उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? द करिकुलम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी नीड स्पेसिफिक फॉर लर्नर। लर्नर की आवश्यकता के अनुसार जो एजुकेशन दी जाती है उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्ड ऑफ फूड स्टोर इन्वेंट्री इज केप्ट इन। अगर कोई फूड ऑर्गेनाइजेशन है, या बोल सकते हैं कोई छोटा रेस्टोरेंट है, इस टाइप से कुछ है, तो उसमें जो फूड का जो रिकॉर्ड रखा जाता है फूड स्टोर का, उसको उस बुक को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? पासबुक,
स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक या जर्नल। पासबुक जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री होती है। कैश बुक जिसमें हमारे कैश का जितना भी कैश पैसा आया है, कैश उसका जो हिसाब होता है उसको हम कैश बुक कहते हैं। जर्नल क्या है? जर्नल मीन्स एक ही बुक में या एक ही पेज में डेबिट और क्रेडिट दोनों का हिसाब रखा जाता है, उसको हम जर्नल कहते हैं। तो जहाँ पे फूड स्टोर का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इज कॉल्ड। जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट की जो आर्टरी है, ये क्या पतली हो रही हैं किसकी वजह से? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट। ये आर्टरीज हैं, ठीक है। इनमें से अभी ये नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, लेकिन इसमें ये क्या हो गया? फैट इकट्ठा हो गया है। फैट इकट्ठा होने से क्या हो गया? ये देखो आर्टरी जो है पतली हो गई, नैरो हो गई। नैरो हो गई तो क्या हो रहा है? इसमें ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रही है। किसको? हार्ट को। तो हार्ट को इसमें ब्लड फ्लो करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब आर्टरी में फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैट को हम क्या प्लेक भी कहते हैं, PLAQUE प्लेक, ठीक है। फैट डिपॉजिट हो गया जिसकी वजह से आर्टरी क्या है, ये नैरो हो गई। हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर नैपकिन्स, पेपर टॉवेल्स, डिस्पोजेबल शीट्स आर मेड ऑफ। जो पेपर नैपकिन है, पेपर टॉवेल है या डिस्पोजेबल शीट्स हैं, ये किससे बने होते हैं? ऑप्शंस क्या है? फेल्ट वूल, बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक, क्रॉचेट या नन ऑफ दीज। जो पेपर नैपकिन है, पेपर टॉवेल है, डिस्पोजेबल शीट्स हैं, ये सभी किससे बने होते हैं? ये बॉन्डेड जो फाइबर है, बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक से बने होते हैं। बॉन्डेड मीन्स क्या? जहां पे दो तरीके के, मान लो एक कॉटन हो गया, दूसरा हमने प्लास्टिक ले लिया, या यहाँ मतलब दो अलग तरीके के फाइबर को मिला के जो फैब्रिक बनता है उसको हम कहते हैं बॉन्डेड फैब्रिक। तो जितना हमारा पेपर नैपकिन है, पेपर टॉवेल है, डिस्पोजेबल शीट्स है, ये सभी हमारे बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक से बने होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ। फीडबैक किसका कंपोनेंट है या किस चीज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? ऑप्शंस क्या है? अर्बनाइजेशन, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। फीडबैक मीन्स जहां से हम बोलते हैं कि हमने जो भी क्वेश्चन किया या हमने जो भी काम किया उसका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो ये फीडबैक जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है। जैसे सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया, ये रिसीवर को मिल गया, रिसीवर को मैसेज मिल गया, तो ये सेंडर को कैसा पता चलेगा? जब रिसीवर एक फीडबैक सेंड करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फीडबैक। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। सेंडर ने मैसेज भेजा थ्रू चैनल, थ्रू मीडियम, उसके बाद पहुंचा किसके पास? रिसीवर के पास। रिसीवर ने फीडबैक दिया जो किसके पास पहुंचा? सेंडर के पास। तो जो फीडबैक है ये हमारा कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Maillard reaction takes place in the following cooking process। जो Maillard reaction मीन्स जो ब्राउन कलर, इसको हम ब्राउनिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ब्राउनिंग रिएक्शन तो ये कब होती है? ऑप्शंस क्या है? मिल्क विद शुगर, मिल्क विद सॉल्ट, मिल्क विद वेजिटेबल, मिल्क विद सीरियल। मिल्क में मिल्क हर जगह कॉमन है, मिल्क को हम मिल्क भी लिख सकते हैं, इसको हम प्रोटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। तो कहीं पे भी मिल्क लिखा हो, प्रोटीन लिखा हो, एमिनो एसिड लिखा हो, ये तीनों चीजें काम करेंगी विद शुगर। हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही है, शुगर। तो शुगर भी लिखा हो सकता है, ठीक है। शुगर के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हो सकता है, प्लस आपका ग्लूकोज भी लिखा हो सकता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलते हैं तो ये मिलाड रिएक्शन के आंसर तीनों सही होंगे। बेसिकली
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जब रिएक्शन होता है, देखो जब दूध गर्म करो, जब दूध गर्म करने के बाद अगर जो दूध का बर्तन जो है उसमें नीचे देखो यहाँ पे थोड़ा सा दूध जो चिपक जाता है, उसको जब निकालो तो वो ब्राउन कलर का होता है। तो वहां पे क्या होता है, उसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके चिपक गया है, उसी को हम कहते हैं मिलार्ड रिएक्शन। तो बेसिकली मिल्क, प्रोटीन या अमीनो एसिड, इनका रिएक्शन होता है किसके साथ, शुगर, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, किसी के भी साथ, तो इसको हम कहते हैं मिलार्ड रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कैरोटीन इन द बॉडी चेंजेस इनटू रेटिनॉल। जो बीटा कैरोटीन है ये हमारी बॉडी में जाके रेटिनॉल में चेंज होता है, तो उसको रेटिनॉल में चेंज करने का काम कौन करता है? ऑप्शंस क्या है, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लेडर या इंटेस्टाइन। तो जो बीटा कैरोटीन है ये लीवर में जाके रेटिनॉल में चेंज होता है, क्योंकि रेटिनॉल जो है वो हमारी बॉडी इसको रेटिनॉल के फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है। तो जो बीटा कैरोटीन है ये लीवर में जाके रेटिनॉल में बदलता है। तो यहाँ पे दे रखा है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से दो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, इन दोनों हार्मोन का आपको नाम बताना है। अब क्वेश्चन आपके पास दो हो गए। एक तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन और एलिमेंट ऑफ डिजाइन के नंबर आपको लिखने थे कि उस ऑप्शन में कितने हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, कितने हमारे एलिमेंट ऑफ डिजाइन है। और यहाँ पे क्या है, पैंक्रियाज से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उन दोनों हार्मोन के आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग। इसमें से कौन सा क्लॉथिंग की थ्योरी नहीं है या परिधान का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे देखो दिखा हुआ है नहीं है। ऑप्शंस क्या है, मॉडेस्टी, इंडिविजुअलिटी, प्रोटेक्शन या एडॉर्नमेंट। मॉडेस्टी मीन्स शालीनता, कपड़े पहन के शालीन लगते हैं, तो ये तो हमारा थ्योरी, ये क्लॉथिंग की थ्योरी है। उसके बाद प्रोटेक्शन, कपड़े से सुरक्षा मिलती है, ये भी है। एडॉर्नमेंट मीन्स अलंकार या सुंदर दिखना या सौंदर्यीकरण करना, ये भी हमारा थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग है। इंडिविजुअलिटी थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से कोई एक ही व्यक्ति कपड़ा पहन के घूम रहा है, तो ये हमारा थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग, इंडिविजुअलिटी जो है हमारा थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग नहीं है। उसके अलावा मॉडेस्टी है, प्रोटेक्शन है, एडॉर्नमेंट है, इमोडेस्टी है, ये सब हमारा थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग है। इंडिविजुअलिटी हमारा थ्योरी ऑफ क्लॉथिंग नहीं है। नेक्स्ट जो आपके दो क्वेश्चन है, एक तो पैंक्रियाज से कौन से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनका नाम लिखना है आपको। और जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन और एलिमेंट ऑफ डिजाइन कुछ लिखे हुए थे, उसमें कितने प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, कितने एलिमेंट ऑफ डिजाइन है, उनके सिर्फ आपको नंबर लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। साथ में ही अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर जाएं। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो सबसे पहला जो आंसर आएगा उसको हम लोग उसको कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, उसका आंसर हाईलाइटेड सबको दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।